नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल एकेडमी पर। देखिए, हमारी बात हो रही थी करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज को लेकर के, और जिसमें हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय परिदृश्य के टेस्ट के बारे में। राष्ट्रीय परिदृश्य के करंट अफेयर्स के टेस्ट की बात की जा रही थी हमारे द्वारा, और इसमें हमने अब तक जो है 100 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। तो आज हम इसके आगे से यानी कि क्वेश्चन नंबर 101 से शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं आज के इस लेक्चर के पहले प्रश्न की और इस पूरी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 101 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि फरवरी 2020 में संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि यानी कि USTR यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा जारी नई सूची में विकसित देशों की संख्या है A 41, B 42, C 43 या फिर D 44। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर D 44। जो USTR की नई सूची जारी की गई है उसमें नए विकसित देशों की संख्या है 44 और विकासशील देशों की संख्या है 36। देखिए, यह जो है सूची विवादों में आई थी या फिर चर्चा में उस समय आई जब इस सूची के माध्यम से भारत को विकासशील देशों की श्रेणी से हटा करके विकसित देशों की श्रेणी में रख दिया गया था। तो चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। यह सूची USTR के द्वारा 10 फरवरी 2020 को जारी की गई थी और सूची में 36 नए विकासशील देश और 44 विकसित देशों को शामिल किया गया है। विकासशील देशों से बाहर किए जाने वाले भारत के अलावा अन्य देशों की सूची में प्रमुख रूप से ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना जैसे देश शामिल हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे देश जो कि G20 में शामिल थे लेकिन पहले विकासशील देशों की कैटेगरी में वे थे, उनको हटा करके विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में रखा गया है। तो उनमें प्रमुख देश हैं भारत, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में कैबिनेट द्वारा किस विधि आयोग के गठन को स्वीकृति दी गई। A 22वें विधि आयोग या लॉ कमीशन की, B 23वें विधि आयोग या फिर लॉ कमीशन की, C 24वें विधि आयोग या फिर D 25वें विधि आयोग। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A। हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 22वें विधि आयोग को गठन की मंजूरी दे दी गई 19 फरवरी 2020 को। इसका कार्यकाल जो है इसके सरकारी गजट में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगा। इस आयोग को कुछ प्रमुख कार्य दिए गए हैं, उनमें जैसे कि पहला कार्य तो है ऐसे कानूनों की पहचान, इस आयोग द्वारा ऐसे कानूनों की पहचान की जाएगी जिन्हें तत्काल निरस्त किया जाना है। दूसरा, वर्तमान कानूनों की जांच परख की जाएगी और उनमें संशोधन के उपाय भी सुझाए जाएंगे। इसके अलावा अपनी कानूनी प्रणाली को तैयार करने में अन्य देशों द्वारा दिए गए अनुरोधों का जवाब देने का भी सुझाव दिया जाएगा और साथ ही साथ कानूनों को सरल बनाने हेतु उनको संशोधित करने के लिए सुझाव दिया जाएगा। और सबसे अंत में गरीबों को कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए सहायक उपायों का सुझाव भी इस 22वें लॉ कमीशन के द्वारा दिया जाएगा। देखिए, 22वें लॉ कमीशन में जो है एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 सचिव होते हैं, एक विधिक मामलों के लिए और एक विधायी विभाग का जो पदेन सचिव होता है वह भी इसका सचिव होता है। और सबसे अंत में इसके अधिकतम 5 अंशकालिक सदस्य होते हैं। चलिए, अच्छा बताइए 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। BS चौहान जी 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, BS चौहान। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, एक चीज़ और जान लीजिए, विधि आयोग जो है यह गैर सांविधिक आयोग है। ठीक है, सांविधिक के बीच मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अंतर पता होगा। देखिए, ऐसे आयोग या फिर ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया उनको संवैधानिक आयोग बोलते हैं। सांविधिक आयोग उनको बोलते हैं जिनका उल्लेख या फिर जिनका गठन जो है वह संसद द्वारा बनाई गई विधियों के माध्यम से किया जाता है, उनको सांविधिक आयोग बोलते हैं। ठीक, और ऐसे आयोग जिनका गठन जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्तावों द्वारा किया जाता है उनको जो है गैर सांविधिक आयोग बोलते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि फरवरी 2020 में तिलहन उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई। A हरियाली मिशन, B वनस्पति मिशन, C मृदा मिशन या फिर D इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर D। फरवरी 2020 में तिलहन उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तिलहन मिशन की शुरुआत की गई थी। 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा इसका उद्देश्य ऐसे बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देना है जिनके माध्यम से तेलों का उत्पादन किया जाता है, ताकि भारत को तेल उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
देखिए, भारत जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इसके पहले जो है यूएसए, चीन और ब्राज़ील का स्थान आता है। और भारत में अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों के क्रम में भारत में सर्वाधिक तेल बीज उत्पादन किया जाता है या सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में। इसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर में गुजरात राज्य में तिलहन का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में पहली बार पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। ए लखनऊ नगर में, बी गौतम बुद्ध नगर में, सी ए और बी दोनों में, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2020 में जो है 13 जनवरी 2020 को जो है पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में लखनऊ नगर और गौतम बुद्ध नगर में इस प्रणाली को लागू किया गया था। और वर्तमान में जो है लखनऊ नगर के जो पुलिस कमिश्नर हैं ये सुजीत पांडे हैं और गौतम बुद्ध नगर के जो पुलिस कमिश्नर हैं वह हैं आलोक सिंह। देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले भी भारत के कुछ राज्यों यानी कि लगभग 15 राज्यों के 63 नगरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया गया है, जिनमें सर्वाधिक पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ के 11 नगरों में पुलिस प्रणाली को लागू किया गया है। और दूसरे स्थान पर तेलंगाना आता है, तो तेलंगाना के 9 नगरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया गया है। देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में केवल 2 राज्य असम और नागालैंड के एक जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के किस रेलवे जोन को भारत का पहला ऊर्जा तटस्थ रेलवे जोन घोषित किया गया है। ए उत्तर मध्य रेलवे, बी मध्य रेलवे, सी दक्षिण मध्य रेलवे, या फिर डी दक्षिण पश्चिम रेलवे। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण मध्य रेलवे जो है यह भारत का पहला ऊर्जा तटस्थ रेलवे जोन घोषित किया गया है। ऊर्जा तटस्थ का अर्थ क्या है पहले यह बताइए आप लोग। देखिए, ऊर्जा तटस्थ का अर्थ है कि जो पारंपरिक ऊर्जा यानी कि जैसे हमारे और आपके घर में जो ऊर्जा आती है यह एक पारंपरिक ऊर्जा है, इसको हटा करके यदि हम सौर ऊर्जा का उपयोग करने लगे तो हम एक प्रकार से ऊर्जा तटस्थ के रूप में कार्य करने लगेंगे। यही किया गया इन सभी स्टेशनों पर, इन सभी दक्षिण मध्य रेलवे जोन के सभी स्टेशनों पर। कुल यहाँ पर इसका मुख्यालय देखिए दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में है और इनमें जो है कुल 13 स्टेशन इसके अंतर्गत आते हैं और सभी 13 स्टेशनों को जो है ऊर्जा तटस्थ बना दिया गया है। और इसके माध्यम से जो है प्रतिवर्ष लगभग 1.3 लाख यूनिट वार्षिक उत्पादन बिजली का किया जाएगा इन सभी स्टेशनों पर सौर ऊर्जा के माध्यम से, जिसके द्वारा जो है यह सभी स्टेशन अपनी बिजली संबंधी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि फरवरी 2020 में किस भारतीय बैंक ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नया नारा या स्लोगन दिया, नगदी भव्य है पर डिजिटल दिव्य है, कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। ऑप्शन है आपके पास ए भारतीय स्टेट बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर डी पंजाब नेशनल बैंक। चलिए देखिए, क्या कहते हैं, कैश इज किंग और बट डिजिटल इज डिवाइन का नारा दिया गया था भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। बस इसमें इतना जान लीजिए, यह नारा जो है 24 फरवरी 2020 को आरबीआई के द्वारा दिया गया था। कुछ अन्य चीज़ें हैं, कुछ अन्य बातें हैं, एक सेकंड इन्हें हटा दूँ। तो देखिए, कुछ अन्य चीज़ें और अन्य बातें हैं इस नारे के साथ साथ आरबीआई के द्वारा कुछ अन्य रिपोर्टों को जारी किया गया था। उनके अनुसार जो है नोटबंदी के बाद जो है आरबीआई ने आंकड़े जारी किए हैं, ठीक है। तो नोटबंदी के बाद जो है प्रचलन में नोटों की संख्या में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। और इसके अलावा पिछले 5 वर्षों में डिजिटल लेन देन में 61% की वृद्धि और मूल्य के हिसाब से 19% या फिर 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जनवरी 2020 में हुए ऐतिहासिक ब्रू रियांग समझौते के तहत ब्रू रियांग परिवारों को किस राज्य में बसाया जाएगा। ऑप्शन है आपके पास ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी मणिपुर, या डी नागालैंड। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। देखिए, 16 जनवरी 2020 को भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार और ब्रू सरकार यानी कि 4 पक्षकारों के मध्य यह समझौता हुआ था। किसके किसके मध्य? भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार,
मिजोरम सरकार और ब्रू रियांग प्रतिनिधियों के मध्य जो है एक समझौता हुआ था, जिसको ब्रू रियांग समझौता कहा जाता है। यह 16 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में किया गया था। इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे, जैसे जो विस्थापित परिवार हैं, जो ब्रू रियांग के विस्थापित परिवार हैं, इनको त्रिपुरा में बसाया जाएगा और प्रत्येक विस्थापित परिवार को 40x30 फीट का आवासीय प्लाट उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा पूर्व में हुए समझौते के तहत 4 लाख रुपए प्रति परिवार फिक्स्ड डिपॉजिट दिया जाएगा और 2 वर्षों तक प्रति माह 5,000 रुपये का नगद एवं निःशुल्क राशन और साथ ही साथ आवास निर्माण हेतु 1.5 लाख रुपए की सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह सभी प्रावधान थे ब्रू रियांग समझौते के अंतर्गत, जो कि भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार और ब्रू रियांग प्रतिनिधियों के मध्य 16 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में साइन किया गया था। वास्तव में ब्रू रियांग समझौता आया करने की ज़रूरत क्या पड़ी, या फिर संकट ऐसा क्या आन पड़ा कि भारत को ब्रू रियांग समझौता करना पड़ा? तो देखिए, 1997 में मिजोरम में जातीय संघर्ष के कारण वहाँ की ब्रू रियांग जनजाति के लगभग 34,000 परिवार जो है वहाँ से विस्थापित होकर के चले आए। कहाँ पर? उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर में, और यहाँ पर यह जो है अभी तक अस्थायी कैंपों में ही रह रहे थे। तो इसी समस्या के समाधान के लिए यह पूरा ब्रू रियांग समझौता किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि फरवरी 2020 में CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों की नदियों के कितने प्रदूषित हिस्से की पहचान की गई है? A 55, B 60, C 65 या D 70? चलिए देखिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। हुआ क्या था कि CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के रिपोर्ट के आधार पर जो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अध्ययन के आधार पर CPCB द्वारा 9 फरवरी 2020 को पूर्वोत्तर राज्यों में नदी के प्रदूषित हिस्सों को पहचानते हुए एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया कि जो पूर्वोत्तर की राज्य की नदियां हैं उनके 60% प्रदूषित हिस्से कहाँ कहाँ पर हैं। यानी कि जो नदी बह रही है तो नदी में यह हिस्सा प्रदूषित हो गया, ठीक। 60 नदियाँ प्रदूषित नहीं है, ठीक है। नदी जो बह रही है तो उसका यह हिस्सा प्रदूषित है सर्वाधिक मात्रा में, यह जो बह रही है इसका यह हिस्सा प्रदूषित है, ठीक है। अलग अलग भिन्न भिन्न नदियों के भिन्न भिन्न प्रदूषित हिस्सों की पहचान की गई थी और यह हिस्से जो थे वह जो है कुल 60 प्रदूषित हिस्से थे, ठीक है। इसमें आधार रखा गया था बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD को आधार रख करके इस पूरी रिपोर्ट का अध्ययन किया गया था CSE के माध्यम से। अगर बात करें पूरे भारत की तो CPCB ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि पूरे भारत में लगभग 350 से अधिक प्रदूषित नदी हिस्से हैं और इनकी संख्या लगभग लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, भारत जो है वह शुद्ध और पर्याप्त जल उपलब्धता के आधार पर जारी की गई रिपोर्ट जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों की सूची में 120वें स्थान पर आता है, ठीक। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि फरवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन भारत के निम्न में से किस शहर में संपन्न हुआ? A कोलकाता, B चेन्नई, C नई दिल्ली या D मुंबई? चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर C नई दिल्ली। देखिए, नई दिल्ली में 21 से लेकर के 23 फरवरी के मध्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन को होस्ट किया गया और इस सम्मेलन की थीम थी न्यायपालिका और बदलती दुनिया। सम्मेलन में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई तो उनके बारे में जान लीजिए। इस सम्मेलन में जो है जेंडर जस्टिस, समकालीन परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण पर, सतत विकास हेतु पर्यावरण संरक्षण के लिए उचित कानून पर, इंटरनेट युग में निजता के अधिकार का संरक्षण और बदलती दुनिया में संविधान की गतिशील व्याख्याओं पर चर्चा हुई थी। यह सभी जो है विषय जो है यह प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में चर्चा का विषय रहे, जिसकी थीम थी न्यायपालिका और बदलती दुनिया। आयोजित कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की पहली निजी सोने की खदान निम्न में से किस राज्य में स्थापित की जाएगी? A आंध्र प्रदेश, B तेलंगाना, C कर्नाटक या D ओडिशा? थोड़ा लाइक वाइक करते चला करिए, आप भी मोटिवेट कर सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि मेरी तरफ से अकेले आपको मोटिवेट किया जाए। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर A आंध्र प्रदेश में भारत की पहली सोने की निजी खदान स्थापित की जाएगी। इस खदान को स्थापित किया जा रहा है जियो मिसोर
सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। देखिए यह खदान जो है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के जोनागिरी में स्थापित की जा रही है। ठीक है, यहाँ देखिए जोनागिरी जिला कुर्नूल राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर यह निजी खदान जो है एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम जियो मिसोर सर्विसेज इंडिया लिमिटेड है, इसके द्वारा स्थापित की जाएगी। यह खदान जो है वर्ष 2021 के आखिरी तिमाही में इस खदान का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। बाकी दोनों तथ्य ध्यान करने के योग्य नहीं है। ठीक है, जो कि बताया जा रहा है कितने एरिया में यह खदान रहेगा, 1500 एकड़ में, और इस खदान की प्राप्ति के लिए कंपनी द्वारा प्रति किसानों को कितना भुगतान किया जा रहा है। ठीक है, प्रत्येक एकड़ के लिए 10 लाख रुपये। यह दोनों तथ्य याद करने योग्य नहीं है, ना ही पेपर में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि फरवरी 2020 में भारत के सबसे ऊंचे पाया पुल यानी कि पियर ब्रिज का निर्माण किस राज्य में किया गया है? ए मणिपुर, बी मेघालय, सी मिजोरम या फिर डी महाराष्ट्र। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में भारत के सबसे ऊंचे पाया पुल का निर्माण किया गया है फरवरी 2020 में मणिपुर के तामलिंग जिला में। ठीक है, देखिए यह पुल जो है मणिपुर में बहने वाली माकरू नदी पर बनाया गया है और इस पुल की कुल ऊंचाई जो है 100 मीटर है और लंबाई 555 मीटर है। पुल का निर्माण जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है और यह पुल जो है जिरीबाम तुमफुल इम्फाल रेल मार्ग का एक भाग है जो कि कुल 111 किलोमीटर लंबा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए रेलवे मार्ग में कितने सुरंगें हैं या फिर सबसे लंबी सुरंग कितनी है यह नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, PDF आपको अवेलेबल करवा दी गई है और साथ ही साथ जो है क्वेश्चन आंसर में भी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। यहाँ बताइए 24 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आगमन पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? ए अहमदाबाद गुजरात, बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी गुरुग्राम हरियाणा या फिर डी नई दिल्ली। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देखिए हुआ क्या था कि 24 से 25 फरवरी के मध्य अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की प्रथम महिला मेलेनिया ट्रंप यह दोनों भारत में थे और इस उपलक्ष्य में जो है ट्रंप के आगमन के उपलक्ष्य में जो है गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और साथ ही साथ ट्रंप ने कुछ महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण भी किया था जिसमें आगरे का ताजमहल शामिल था, राजघाट जो कि गांधी जी का समाधि स्थल है यह भी शामिल था और सबसे अंत में साबरमती आश्रम भी शामिल था। देखिए मेलानिया ट्रंप के द्वारा जो है दिल्ली के एक सरकारी स्कूल सर्वोदय विद्यालय, ठीक दिल्ली के मोती बाग स्थित एक सरकारी स्कूल का भ्रमण किया गया था जिसका नाम है सर्वोदय विद्यालय और यहाँ की हैप्पीनेस क्लास को वह देखने पहुँची थी। ठीक है, यूँ ही नहीं वह गई थी वहाँ की हैप्पीनेस क्लास को अटेंड करने या फिर देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा जा रहा है कि फरवरी 2020 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? ऑप्शन है ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी सऊदी अरब। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए 24 फरवरी 2020 को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इसमें बताया गया कि भारत का जो अब सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है वह संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया है, न कि चीन। देखिए 2018-19 में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार हुआ 87.96 बिलियन डॉलर का, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले चीन से हमारा व्यापार हुआ 87.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वर्ष 2018-19 में। वहीं व्यापार अगर बात करें 2019-20 की तो 2019 में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार 88.75 बिलियन डॉलर का हुआ, तो भारत और चीन के बीच 81.87 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ वर्ष 2019-20 में। देखिए भारत के पास जो है अमेरिका से व्यापार में अधिशेष भी है और यह है 17.82 बिलियन डॉलर का वर्ष 2019-20 के लिए। अधिशेष का क्या तात्पर्य है कि हम उनके साथ बिजनेस करने में फ़ायदे में हैं। ठीक है, मतलब हमको फ़ायदा हो रहा है, जबकि हम चीन से जो व्यापार करते हैं वहाँ पर जो है चीन अधिशेष की अवस्था में रहता है, हमको नुकसान होता है। ठीक, यहाँ बताइए भारत सरकार द्वारा कब तक देश में दुग्ध प्रसंस्करण यानी कि मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता को 2 गुना किए जाने की योजना है? ए 2025, बी 2024, सी 2023 या फिर डी 2022। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। देखिए हुआ क्या था कि अपने बजटीय भाषण के दौरान, ठीक है, कब दिया गया था? 1 फरवरी 2020 को
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपने बजटीय भाषण में यह ऐलान किया गया था, यह घोषणा की गई थी कि भारत द्वारा जो है वर्ष 2025 तक अपने मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाते हुए 2 गुना कर दिया जाएगा। वर्तमान में भारत की कुल मिल्क प्रोसेसिंग की क्षमता जो है वह है 53.5 मिलियन टन और इसको बढ़ा करके 108 मिलियन टन किया जाना है 2025 तक। देखिए, भारत में अगर बात करें दूध के उत्पादन की, तो भारत द्वारा जो है पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग 6.4% की वृद्धि दर दर्ज की गई है दूध के उत्पादन में। जैसे कि 2014-15 में भारत का कुल दूध उत्पादन था 146.3 मिलियन टन का, लेकिन 2018-19 में यह बढ़ करके हो गया दूध उत्पादन 187.7 मिलियन टन का। ठीक है, और इस 187.7 मिलियन टन से हम मात्र जो है 53.5 मिलियन टन दूध को ही प्रोसेस कर पाते हैं। एक अन्य तथ्य है यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, जो आप लोग आधा लीटर दूध लेते हैं ना, उसके लिए बता रहा हूँ। देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता मात्र 394 ग्राम प्रतिदिन है। बाकी शेष का जो आप पीते हैं वह पानी है। ठीक है, बाकी शेष का जो आप पी रहे हैं वह पानी है। 394 ग्राम अवेलेबल ही है। बचा कितना आधा लीटर में, बताइए। 500 में से 394 हटा दीजिए, कितना बचा? हाँ, चलिए, ये आपके लिए प्रश्न है कि आप कितना पानी जो है, कितने ग्राम पानी पीते हैं डेली दूध के रूप में। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार दिया गया? ए. सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री हैं असम के यह। बी. योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। सी. ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। या फिर डी. नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए, भारत विचार सम्मेलन द्वारा यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार दिया जाता है और इस वर्ष जो है 28 फरवरी 2020 को यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार जो है गुजरात जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से गुजरात जिले में आयोजित 6वें भारत विचार सम्मेलन में प्रदान किया गया असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने हेतु। देखिए, इस पुरस्कार के तहत उनको जो है एक प्रशस्ति पत्र दिया गया, एक ट्रॉफी दी गई और 1 लाख रुपए नगद का पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि फरवरी 2020 में 1 रुपये मूल्य वर्ग के नोट छापने की अधिसूचना प्रकाशित हुई। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? ए. वित्त मंत्रालय। बी. रिजर्व बैंक। सी. SBI। या फिर डी. इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है और इस पे हस्ताक्षर किसका रहता है? इस पे हस्ताक्षर रहता है आर्थिक मामलों के सचिव का, जो कि वर्तमान में अतनु चक्रवर्ती जी हैं। नोट का रंग देखिए हरा और गुलाबी रहता है, आयताकार यह नोट रहता है और इसके अलावा इसके नंबर पैनल में सत्यमेव जयते और इनसेट लेटर में L होगा। ठीक, चलिए, बाकी अन्य कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कुछ एक और बदलाव किए गए हैं इसमें, यह जानिए। इस नोट पे जो वाटरमार्क के साथ साथ अशोक स्तंभ भी होगा। इसके अलावा इसमें जो रुपए का प्रतीक होता है ना, ये वाला जो प्रतीक होता है, तो इसमें जो है अनाज का डिजाइन बना रहेगा। ठीक है, देखिए, रुपए के प्रतीक में अनाज का डिजाइन होगा जो देश के कृषि प्रभुत्व को दर्शाएगा और इसके आसपास डिजाइन में तेल खोज मंच सागर सम्राट की तस्वीर भी होगी। सागर सम्राट क्या है? तो यह एक तेल खोज मंच है। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि जून 2020 में विश्व के विभिन्न देशों में शांति की स्थिति पर आधारित वैश्विक शांति सूचकांक 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत का स्थान है ए. 136वां, बी. 142वां, सी. 137वां या फिर डी. 139वां। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी. 139वां। कौन जारी करता है यह ग्लोबल पीस इंडेक्स को? तो देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी किया जाता है IEP के द्वारा। IEP, डायरेक्ट IEP लिख के आता है, इस वजह से ये बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है यह एक थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में IEP का मुख्यालय है और इसी के द्वारा जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स या फिर वैश्विक शांति सूचकांक को जारी किया जाता है।
इस बार यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में जो कुल देश शामिल किए गए थे वे थे 163 और इसमें पहला स्थान मिला आइसलैंड को, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा पुर्तगाल, चौथा ऑस्ट्रेलिया और 5वें स्थान पर रहा डेनमार्क। अंतिम 163वें स्थान पर अफगानिस्तान रहा, 162वें स्थान पर सीरिया और 161वें स्थान पर इराक रहा। भारत का स्थान इस वर्ष जो है वैश्विक शांति सूचकांक में 139वां रहा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मार्च 2020 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण का शुभारंभ भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? ए. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी. ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी. जल शक्ति मंत्रालय या फिर डी. इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के दूसरे। एक प्रश्न है कि स्वच्छ भारत शहरी का जो है शहरी मिशन को शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है जल शक्ति मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। लेकिन जबकि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए देखिए इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। तो देखिए 4 मार्च 2020 को जल शक्ति मंत्री यानी कि जल शक्ति मंत्रालय के जो जल शक्ति मंत्री हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य जो है पिछले 5 वर्षों में शौचालय के पहुंच और उपयोग की निरंतरता को बनाए रखना होगा, इस पूरे मिशन का उद्देश्य। और साथ ही साथ देश के प्रत्येक पंचायत में प्रभावी ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, ठीक, SLWM सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा। मतलब पंचायत स्तर पर प्रभावी ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए तरल कचरे का प्रबंधन स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और इस मिशन की कुल लागत जो है 1,40,881 करोड़ रुपए आंकी गई है। और यह मिशन जो है यानी कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण वर्ष 2020-21 से लेकर के वर्ष 2024-25 तक रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत अन्य देशों से भारत वापस आने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण हेतु किस पहल का शुभारंभ किया गया? ए. स्वदेश, बी. प्रवासी, सी. कौशल या डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारत सरकार द्वारा जो है विदेशों से भारत आने वाले नागरिकों के कौशल का मानचित्रण करने के लिए, मानचित्रण यानी कि कौशल के आधार पर, उनके स्किल के आधार पर उनका डाटा तैयार करने के लिए स्वदेश मिशन को लॉन्च किया गया। स्वदेश का पूरा नाम है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ठीक है, SWADES। इंग्लिश वाले पार्ट को आप देख लीजिएगा अगर स्वदेश से कन्फ्यूजन हो, और थोड़ा सा अपने दिमाग को ओपन करिए और याद कर लीजिए स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ठीक, देखिए इसको जो है जून 2020 में केंद्रीय कौशल एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय द्वारा केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से चालू किया गया या लॉन्च किया गया। ठीक है। और इसके तहत जो है एक स्वदेश कौशल कार्ड भी जारी किया जाएगा जिसके माध्यम से अन्य देशों से वापस आने वाले भारतीय नागरिकों, यह जो है स्वदेश कौशल कार्ड जो है यह अन्य देशों से वापस आने भारतीय नागरिकों के लिए एक ऑनलाइन कार्ड होगा। और इसके माध्यम से इनकी जो जानकारियाँ जुटाई जाएंगी इस डाटाबेस से, उसके माध्यम से विदेशी कंपनियों की मांग को पूरा किया जाएगा और साथ ही साथ भारतीय कंपनियों की भी मांग को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उनको पता रहेगा कि वो यह एम्प्लॉय या यह व्यक्ति इस चीज़ में एक्सपर्ट है और यदि उनको ज़रूरत हुई तो वह यहाँ से उनकी डिमांड कर लेंगे। ठीक, चलिए इससे दोनों लोग लाभप्रद स्थिति में होंगे, चाहे वह प्रवासी भारतीय हों जो विदेशों से वापस लौटे हैं या फिर जो कंपनियां या फिर जो सरकार उनको अपने यहाँ नियुक्ति देना चाहती है वह। चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा कि अप्रैल 2020 में पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला भारत का प्रथम राज्य है? ए. नागालैंड, बी. असम, सी. केरल या फिर डी. पश्चिम बंगाल। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नागालैंड के द्वारा जो है नागालैंड ऐसा प्रथम राज्य है जिसके द्वारा जो है कोविड-19 उपकर लगाया गया है सभी पेट्रोलियम उत्पादों पर 28 अप्रैल 2020 से। और कितना लगाया गया है? बहुत ज़्यादा, 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर का कोविड उपकर लगाया गया है। ठीक है, सेस लगाया गया है, कोविड सेस। नेक्स्ट बताइए, किन दो देशों के बीच मई 2020 में डायमर भाषा बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया? ए. भारत और नेपाल,
बी चीन और पाकिस्तान के बीच, सी चीन और नेपाल के बीच, या डी भारत और पाकिस्तान के बीच। यह तो सरासर गलत हो जाएगा ना, भारत और पाकिस्तान, वो भी मिलकर बांध बना है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मई 2020 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है डायमर भाषा भात परियोजना को बनाने के लिए एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया था, जिसके माध्यम से जो है सिंधु नदी पर एक बांध बनाया जाएगा। और इस बांध की स्थिति जो है खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान जिला और डायमर जिला गिलगिट बाल्टिस्तान के जो है डायमर जिला में स्थिति होगी इस बांध की। इस बांध के माध्यम से इसकी कुल ऊंचाई जो है 272 मीटर होगी डायमर भाषा बांध की, और इसके माध्यम से 4500 मेगावाट के विद्युत उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, देखिए, इसके निर्माण कार्य के लिए पाकिस्तान को जो है चीन द्वारा रुपए उधार दिए गए हैं 482 बिलियन पाकिस्तानी रुपए के रूप में, और इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया 15 जुलाई 2020 से। बस ध्यान देने वाली बात यह है, ये इतना ध्यान रखिए, सिंधु नदी पर बनाया जाएगा, चीन और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ है डायमर भाषा बांध के लिए। ठीक, बाकी अन्य कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, उत्पादन पूछ सकता है कितना होगा, और ऊंचाई भी पूछी जा सकती है पीसीएस की परीक्षा में। नेक्स्ट बताइए, मई 2020 में विशाखापट्टनम स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किस गैस के रिसने की घटना घटी जिसमें कई लोग हताहत हुए और कई लोग गंभीर रूप से बीमार हुए? ए मीथेन, बी स्टायरीन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर डी सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्टायरीन गैस का लीक हुआ था। देखिए, हुआ क्या था कि 7 मई 2020 को, एक सेकेंड, चलिए, तो देखिए 7 मई 2020 को जो है आर वेंकटपुरम विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो है गैस का स्टायरीन गैस का रिसाव हो गया, और जिस कारण जो है वहाँ पर लगभग 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। देखिए, इसके माध्यम से जो है स्थानीय लोगों की आंखों में जलन होने लगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जी मिचलाने लगा, और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना आदि भी इस गैस के प्रभाव थे स्थानीय लोगों पर। ठीक है, प्रदेश सरकार द्वारा मृतकों की सहायता के लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए, ऐसा कुछ यह इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ बताइए, तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जून 2020 में भारत 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। दूसरा, भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र से वर्ष 2021-22 के लिए एकमात्र उम्मीदवार था। कूट है, ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर डी उपर्युक्त दोनों गलत हैं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2 के दोनों ही कथन सही हैं। देखिए, 17 जून 2020 को भारत को 2 वर्षों के लिए चुना गया। ये बार बार पता नहीं क्यों आ जा रहा है। चलिए, तो फिलहाल तो हटा दिया है मैंने। देखिए, 17 जून 2020 को भारत को चुना गया था 2021 और 22 के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। देखिए, यह भारत जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र से एकमात्र उम्मीदवार था। ठीक है, भारत के द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया जाएगा संयुक्त राष्ट्र में, और इसके भारत के कार्यकाल की शुरुआत जो है 1 जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगी। भारत क्या पहली बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? नहीं। तो फिर कितनी बार चुना गया? भारत जो है 8 बार जो है अब तक भारत का अस्थायी सदस्य रह चुका है। अब से पहले यानी कि इस वर्ष से पहले जो है भारत 2011-12 में अस्थायी सदस्य रह चुका है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15 होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। प्रत्येक महाद्वीप या प्रत्येक क्षेत्र से कुछ एक सदस्यों को लिया जाता है बारी बारी से। ठीक, लगातार नहीं, बारी बारी से चुना जाता है उन सबको। देखिए, अस्थायी सदस्यों के लिए, बाकी स्थायी सदस्य तो स्थायी है ही। देखिए, भारत के साथ साथ कुछ अन्य सदस्य भी चुने गए, जैसे कि आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्यों की कुल संख्या की, तो यह हैं 193। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि जून 2020 में किस देश के रेलवे ने विद्युतीकृत क्षेत्र में हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट वाली पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सफलतापूर्वक चला करके एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया? ऑप्शन है आपके पास, ए चीनी रेलवे, बी भारतीय रेलवे, सी अमेरिकन रेलवे, या फिर डी जापानी रेलवे। इतना इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइए, एक ट्रेन है। ठीक है, एक ट्रेन है, एक पटरी है, एक ट्रेन है, डबल डेकर कंटेनर ट्रेन है। ठीक है, डबल डेकर ट्रेन है यह। ठीक,
और इसको जो है हाई राइज यानी कि जो सर के ऊपर से, आपने देखा होगा जो बिजली वाली ट्रेनें चलती हैं, जो विद्युत की ट्रेनें चलती हैं, उनके ऊपर से जो है बिजली की ट्रांसमिशन लाइन गुजरती है और एक उपकरण के माध्यम से यह जो है इनसे टच किए रहती हैं। तो यह जैसे उसको टच करती हैं और उस जो जिस तार को टच करती हैं उसी पूरी चीज़ को कहा जाता है हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट। ठीक, इसको कहा जाता है हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट। तो बताइए, पहली डबल स्टिक कंटेनर ट्रेन चला करके एक नया विश्व कीर्तिमान किस देश के द्वारा बनाया गया? चलिए, यह बनाया गया भारतीय रेलवे की पश्चिम रेलवे के द्वारा। ठीक, यानी कि सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। और कब चलाया गया था? तो 10 जून 2020 को गुजरात के पालनपुर और बोटाड रेलवे स्टेशन के मध्य। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न में कहाँ से चले जाएंगे भाई? तो यहाँ 2 ही ऑप्शन है और फिर से हमारा ये कॉपी सिलेक्ट कमेंट आने लगा है। चलिए बताइए, जून 2020 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, यानी कि जो अब वर्तमान में शिक्षा मंत्री हो गए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो बताइए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग या इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की। जून 2020 में रैंकिंग में समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान पर किसे रखा गया? ए IIT मद्रास, बी IISc बंगलुरु या फिर भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु, सी IIM अहमदाबाद या फिर IIMA, और डी JNU दिल्ली। डी। बताइए, कौन जो है समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान पर रहा इंडिया रैंकिंग में या फिर भारत रैंकिंग में? चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। IIT मद्रास जो है वह इंडिया रैंकिंग या भारत रैंकिंग जून 2020 की भारत रैंकिंग या इंडिया रैंकिंग में समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान पर रहा। आगे कुछ इसके बारे में और बात करते हैं। तो देखिए, इसको जारी किया गया था केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा 11 जून 2020 को। और इंडिया रैंकिंग जो है अपनी तरह का यह जो है पाँचवां संस्करण था इंडिया रैंकिंग का या भारत रैंकिंग का, जिसको जारी किया गया। इस रैंकिंग को 10 श्रेणियों में विभाजित किया गया था और समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान मिला था इसमें IIT मद्रास को, और दूसरे स्थान पर रहा था IISc यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु दूसरे स्थान पर रहा था। इंजीनियरिंग की श्रेणी में भारत रैंकिंग में पहले स्थान पर IIT मद्रास रहा और यूनिवर्सिटीज़ या फिर विश्वविद्यालयों की श्रेणी में पहले स्थान पर IISc बंगलुरु रहा इंडिया रैंकिंग 2020 में। इसके अलावा जो है विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा, ये तो बता दिया ना, IISc बंगलुरु। हाँ, प्रबंधन श्रेणी में यानी कि मैनेजमेंट की श्रेणी में पहले स्थान पर IIM अहमदाबाद रहा और सबसे अंत में चिकित्सा की श्रेणी में पहले स्थान पर एम्स नई दिल्ली रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2020 में प्रख्यापित संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन अध्यादेश 2020 में संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती प्रस्तावित की गई? ए 30%, बी 35%, सी 20% या फिर डी 25%? चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 30%। देखिए 7 अप्रैल 2020 को, ऐसे नहीं, यहाँ से देखिए 6 अप्रैल 2020 को मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद जो है 7 अप्रैल 2020 को संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की गई और इसके माध्यम से जो है संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में एक नई धारा जोड़ी गई, धारा 3(1) क, जिसके माध्यम से संसद सदस्यों के वेतन में आगामी 1 वर्ष तक 30% की कटौती किया जाना निश्चित किया गया है। ठीक है, और ऐसा कोरोना वायरस या कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। यह कटौती जो है 1 अप्रैल 2020 से लागू की जाएगी और 1 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगी। और विशेष इसमें यह है कि इसके बाद जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और राज्यपालों ने भी अपने वेतन में 30% कटौती करने की स्वयं से पेशकश की। स्वयं से क्योंकि संसद के माध्यम से क्यों नहीं किया गया? क्योंकि संविधान में यह सीधे प्रावधान है कि इन सभी संवैधानिक पदों के व्यक्तियों पर संवैधानिक पदों पर जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जा रही है, इनके पूरे कार्यकाल में इनके प्रति जो है कोई भी इनके वेतन के संबंध में कोई भी निगेटिव अप्रोच या फिर निगेटिव प्रस्ताव संसद में नहीं लाया जाएगा। निगेटिव कहने का अर्थ है
कि किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसे कहते हैं गैर लाभकारी बोलते हैं, अगर वास्तविक रूप में बोले तो, सही और शुद्ध रूप में बोले तो गैर लाभकारी परिवर्तन इनके वेतन में नहीं किया जाएगा। ठीक, यहाँ बताइए अप्रैल 2020 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? ए 142, बी 143, सी 144 या फिर डी 145। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है भारत को जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को ऑप्शन नंबर ए वाले स्थान पर रखा गया। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होती है? तो देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जो है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि एक गैर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है यह पेरिस फ्रांस में है। इसी के द्वारा जारी किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और इस बार अप्रैल 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी हुआ, जिसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया और इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश रहे नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क क्रमशः, और अंतिम 3 स्थानों पर रहे उत्तर कोरिया 180वें नंबर पर, 189वें नंबर पर तुर्कमेनिस्तान और 178वां स्थान पर रहा एरिट्रिया। वहीं भारत जो है 2019 में जो कि 140वें स्थान पर था और नीचे गिर करके इस बार वर्ष 2020 में 142वें स्थान पर चला गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक, भारत के पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें तो चीन का स्थान 117वां है, पाकिस्तान का स्थान 145, नेपाल का 112, श्रीलंका का 127, बांग्लादेश 151, भूटान 67वें स्थान पर है और अफगानिस्तान 122वें स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जनवरी 2020 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019, ठीक, जिसको जनवरी 2020 में जारी किया गया था। यहाँ बताइए जनवरी 2020 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी कि CPI 2019 में भारत किस स्थान पर है? ए 65वें, बी 68वें, सी 75वें या फिर डी 80वें। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। भारत जो है इस बार भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में 80वें स्थान पर रहा। इस CPI यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को जारी किया जाता है, एक इंटरनेशनल NGO है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसी के द्वारा जारी किया जाता है यह सूचकांक। और इस बार इस सूचकांक में कुल 180 देश शामिल थे, जिसमें भारत 41 नंबर के साथ 80वें स्थान पर आ। ठीक है, यह स्कोर जो है दिया जाता है 0 से लेकर के 100 तक की श्रेणी में। ठीक है, 0 से 100 तक का यह स्कोर नंबर होता है और जिसके आधार पर सभी देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। ठीक है, इस बार की रिपोर्ट यानी वर्ष 2019 की CPI रिपोर्ट में जो है 21 देशों के सूचकांकों में गिरावट आई, जिनमें भारत भी शामिल रहा। भारत पहले 78वें स्थान पर था इसके पहले रिपोर्ट CPI 2018 में, लेकिन इस वर्ष जो है यह और कम होकर के 80वें स्थान पर चला गया। ठीक है, देखिए सूचकांक में पहला स्थान डेनमार्क को मिला, इसका कुल स्कोर 87 रहा। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा। सबसे अंतिम स्थान यानी कि 180वां देश रहा सोमालिया, जिसका कुल स्कोर था 9। बाकी तो चीज़ें आपको बता ही दी गई। एक चीज़ जानते रहे, इस सूचकांक यानी कि CPI में जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र का औसत स्कोर 45 रहा और CPI को जो है वर्ष 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किस स्थान को मार्च 2020 में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया? ए उधम सिंह नगर, बी गैरसैंण, सी जागेश्वर या फिर डी चमोली। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड के द्वारा जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा जो है गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। और गैरसैंण के अलावा उत्तराखंड की जो वर्तमान राजधानी है यह देहरादून है और इस संबंध में आधिकारिक सूचना 8 जून 2020 को जारी कर दी गई थी, जबकि घोषणा की गई थी 4 मार्च 2020 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि देश की पहली अंडर वाटर यानी कि पानी के भीतर चलने वाली मेट्रो के लिए अंडर वाटर टनल का निर्माण किस नदी के नीचे किया जा रहा है? ए ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी हुगली या फिर डी तीस्ता। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए भैया, पहले तो इसे हटा दूं फिर। तो देखिए
देश की पहली जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन बनाई जा रही है कोलकाता में बनाई जा रही है, और इसके लिए हुगली नदी के नीचे जो है अंडर वाटर टनल का निर्माण किया जा रहा है। जैसे यह हुगली नदी बह रही है तो इसके नीचे लगभग 520 मीटर लंबी एक टनल बनाई जा रही है, ताकि इसके अंदर से मेट्रो का परिचालन किया जा सके। इस योजना को जो है ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। कुल लंबाई इसकी होगी पानी के नीचे 520 मीटर की, और इस मेट्रो के और इस संचालन के माध्यम से जो है हावड़ा और राजरहाट न्यू टाउन को जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के निर्माण की कुल अवधि वर्ष 2022 तक है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण की अवधि, और इसका निर्माण किया जा रहा है कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जनवरी 2020 में स्थान प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ यानी कि लोकेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, ठीक है, तो लोकेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट टॉमटॉम द्वारा जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2019 में ट्रैफिक के मामलों में भारत का कौन सा शहर विश्व का सबसे खराब शहर है? ए बंगलुरु, बी दिल्ली, सी मुंबई या फिर डी पुणे। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के माध्यम से यह बताया गया कि जो बंगलुरु है यह भारत ही नहीं विश्व का सबसे खराब ट्रैफिक की व्यवस्था वाला शहर है, ठीक है। ट्रैफिक के मामलों में विश्व का सबसे खराब शहर है बंगलुरु। इसका स्थान जो है टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में पहले नंबर पर आता है। इस ट्रैफिक इंडेक्स को जो है 29 जनवरी 2020 को टॉमटॉम टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के द्वारा जारी किया गया था, जो कि नीदरलैंड बेस्ड एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, या फिर स्थान प्रौद्योगिकी अथवा लोकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है। देखिए इस रिपोर्ट में जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर मनीला रहे, और मनीला फिलीपींस का शहर रहा दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर जो है कोलंबिया का शहर बोगोटा रहा। अगर ट्रैफिक खराब होने के मामले में भारत के शीर्ष 10 शहरों की बात की जाए तो शीर्ष 10 शहरों में मुंबई जो कि चौथे स्थान पर रहा, पुणे 5वें स्थान पर, और नई दिल्ली 8वें स्थान पर रहा। यानी कि भारत के कुल 4 शहर इसमें शामिल थे। पहले स्थान पर तो बंगलुरु रहा टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में, और मुंबई चौथे स्थान पर, पुणे 5वें स्थान पर, और नई दिल्ली 8वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक में जो है अंतिम 416वां शहर था ग्रीन्सबरो, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है। इस इंडेक्स में कुल 57 देशों के 416 शहरों को शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत ने अपना पहला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर किस देश में स्थापित किया है? ए ब्राज़ील, बी तंजानिया, सी नाइजर या फिर डी सूडान। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नाइजर में जो है भारत द्वारा पहला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया है, ठीक है। इसको स्थापित किया गया है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। इसका उद्घाटन जो है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और नाइजर के राष्ट्रपति महामदाऊ इसोफू के द्वारा 21 जनवरी 2020 को किया गया। इसका उद्देश्य जो है भारत और नाइजर के मित्रता को बढ़ावा देना, साथ ही साथ महात्मा गांधी की स्मृति को सम्मानित करना है, ठीक है। चलिए देखिए कन्वेंशन सेंटर में एक विशाल आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सुविधा केंद्र के विशेष कन्वेंशन सेंटर को एक जो है विशाल आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सुविधा केंद्र के रूप में डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें जो है 2000 की क्षमता वाला एक प्लेनरी हॉल भी शामिल होगा। इसका निर्माण मेसर्स सापुरजी पलूनजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 28 जनवरी 2020 को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ए कोलकाता, बी हैदराबाद, सी जयपुर या डी बेंगलुरु। चलिए बस इसमें इतना ध्यान रख लीजिए, विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन जो है 28 जनवरी 2020 को हैदराबाद में किया गया था। और किसके माध्यम से किया गया था? तो किया गया था हार्टफुलनेस संस्था के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यह ध्यान केंद्र जो है, इस ध्यान केंद्र में लगभग एक साथ 1 लाख लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। इसका उद्घाटन जो है रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस संस्थान के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया था। जो यह कहाँ पर है? हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर रंगारेड्डी जिला के कान्हा शांतिवनम में, ठीक है, जो कि तेलंगाना में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि जनवरी 2020 में उच्चतम न्यायालय ने प्रायोगिक तौर पर केंद्र सरकार को अफ्रीकी चीते को भारत में उपयुक्त स्थान पर रखने की अनुमति प्रदान की। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, NTCA ने कहाँ से अफ्रीकी चीता ला करके भारत में रखने की अनुमति मांगी थी? ए गाम्बिया, बी गैबोन, सी नामीबिया या फिर डी युगांडा।
चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नामीबिया। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि भारत में जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था कि भारत जो है अफ्रीकी चीतों को ला करके भारत में नहीं बसाएगा, लेकिन बाद में NTCA जाता है सुप्रीम कोर्ट और वहाँ से अपने लिए आदेश लेकर के आ जाता है। बाद किसने प्रतिबंध लगाया था? तो प्रतिबंध गया था NGT के द्वारा, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन बाद में 28 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इसको NTCA को परमिशन दे दी कि आप जो है जाइए और नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को ले आइए। देखिए, इसके साथ साथ जो है इस न्यायालय द्वारा एक 3 सदस्यीय मार्गदर्शन कमेटी भी बनाई गई, जिसमें रंजीत सिंह जो कि पूर्व वन्यजीव निदेशक हैं, धनंजय मोहन जो कि भारतीय वन्यजीव विभाग के महानिदेशक हैं और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वन्यजीव उप महानिरीक्षक को शामिल करते हुए इस 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से यह समिति करेगी क्या? तो यह समिति जो है हर 4 महीने में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को भेजेगी कि भैया चीतों की जो देखभाल की जा रही वह सही से की जा रही कि नहीं की जा रही, और चीते जो है वह स्वस्थ अवस्था में हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो उन चीतों को रखा कहाँ जाएगा? लाया तो नामीबिया से जाएगा। ठीक है, रखा कहाँ जाएगा? तो रखा जाएगा उनको मध्य प्रदेश के नौरोदेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि नीति आयोग की दिसंबर 2019 की आकांक्षी जिलों यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? ए कानपुर, बी उन्नाव, सी प्रयागराज या फिर डी चंदौली। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी चंदौली। देखिए, नीति आयोग द्वारा जो है यह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो जिले विकास के क्रम में पिछड़ गए थे, यानी कि उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाया था, तो उन सभी जिलों को शामिल किया गया। लगभग 211 जिले इसमें शामिल हैं। तो क्या कहते हैं, इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग जो दिसंबर 2019 में जारी की गई थी, उसमें जो है सर्वाधिक शीर्ष रैंकिंग प्राप्त की गई चंदौली के द्वारा, और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ बालांगीर उड़ीसा को, और तीसरा स्थान YSR आंध्र प्रदेश को मिला। ठीक है, देखिए यह रैंकिंग जो है, इस रैंकिंग का आधार था दिसंबर 2019 में 112 आकांक्षी जिले हैं, इनके 6 क्षेत्रों में इनमें जो है 6 क्षेत्रों के विकास की प्रगति के आधार पर। ठीक है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत जो है यह की गई थी जनवरी 2018 में नीति आयोग के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में रूस ने भारत और रूस के बीच हुए रक्षा सौदों के तहत भारत को कब तक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 यूनिट देने की घोषणा की है? ए 2021, बी 2022, सी 2024 या फिर डी 2025। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 2025 तक रूस जो है वह भारत को S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम दे देगा, ऐसी रूस द्वारा घोषणा की गई है। ठीक है, और कब समझौता हुआ था इस एयर डिफेंस मिसाइल को लेकर के, जो कि S-400 है? यह समझौता हुआ था 5 अक्टूबर 2018 को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 27 जनवरी 2020 को किस राज्य की विधानसभा ने अपनी राज्य परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया? ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी उड़ीसा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है 27 जनवरी 2020 को एक प्रस्ताव पारित करके अपनी विधानसभा को समाप्त करने की घोषणा की गई। कुल 175 सदस्यों में से जो उपस्थित 175 सदस्य थे, उनमें से 133 सदस्यों ने इस विधेयक के पक्ष में मतदान किया था। ठीक है, अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो यह है तम्मीनेनी सीताराम। ठीक है, आंध्र प्रदेश की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 58। ठीक, जिसमें किस पार्टी के कितने सदस्य हैं यह जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो विधान परिषद है उसके कुल सदस्यों की संख्या 28 है। और विधान परिषद को समाप्त जो कहाँ किया जाता है? तो आप देखिए संविधान का अनुच्छेद नंबर 169 का पहला, इसमें दिया गया विधानसभा को समाप्त करने का प्रावधान। वर्तमान में जो है विधान परिषद वाले 5 राज्य हैं सिर्फ और सिर्फ, और उनके नाम है बिहार जहाँ की सदस्य संख्या 58 है, कर्नाटक जहाँ की सदस्य संख्या 75 है, महाराष्ट्र जहाँ की सदस्य संख्या 78 है, तेलंगाना जहाँ की सदस्य संख्या 40 है, और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश जहाँ की सदस्य संख्या 100 है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बागवानी फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन 2018-19 तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार पश्चिम बंगाल किस राज्य को पीछे छोड़ करके भारत का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य बन गया? ठीक है,
ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी आंध्र प्रदेश। चलिए देखिए, बागवानी फसलों के क्षेत्रीय उत्पादन के बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के तीसरे 2018-19 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार जो है पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश राज्य को पीछे छोड़ते हुए सब्जी उत्पादक में पहला राज्य बन गया है। आइए कुछ और डिटेल जानते हैं। तो इस अग्रिम अनुमान को जो है जनवरी 2020 में जारी किया गया था। कौन जारी करता है बताइए? फसलों से संबंधित अग्रिम अनुमानों को कौन जारी करता है, यह मैंने आपको कई बार बताया है। चलिए, यह आपके लिए प्रश्न है, मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कौन जारी करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको जारी किया गया था जनवरी 2020 में, और इसके तहत जो है सर्वाधिक सब्जी उत्पादक वाले राज्य हैं क्रमशः पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर बिहार और पाँचवें पर गुजरात। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कुल सब्जी का उत्पादन जो है यह 27.50 मिलियन टन किया जाता है। ठीक, अब इनका दो वर्गीकरण के आधार पर विभाजन किया गया। तो देखिए, सब्जी की खेती के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले दो राज्य हैं, पहला तो पश्चिम बंगाल और दूसरा उत्तर प्रदेश। और सब्जी की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे पर गुजरात और तीसरे पर बंगाल। यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर 22.05 टन प्रति हेक्टेयर जो है 22.05 टन सब्जी का उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में, जबकि गुजरात में प्रति हेक्टेयर 20.4 टन उत्पादन किया जाता है सब्जियों का, और वहीं पश्चिम बंगाल में प्रति हेक्टेयर मात्र 19.82 टन सब्जियों का उत्पादन होता है। वहीं फलों के उत्पादक राज्यों की अगर बात करें तो सर्वाधिक फलों का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में होता है और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में 10.5 मिलियन टन फलों का उत्पादन होता है। इसको भी क्षेत्रों और उत्पादकता के आधार पर विभाजित किया गया। तो सर्वाधिक फलों की खेती वाले सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले दो राज्य हैं क्रमशः महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। पहले स्थान पर महाराष्ट्र और दूसरे पर आंध्र प्रदेश आता है। वहीं अगर सर्वाधिक उत्पादकता वाले राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादकता आंध्र प्रदेश में होती है फलों की प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। यहाँ पर प्रति हेक्टेयर 24.50 टन फलों का उत्पादन किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जनवरी 2020 में दूसरी NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी बेंगलुरु या फिर डी कोलकाता। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। दूसरी NIC टेक कॉन्क्लेव का आयोजन ऑप्शन नंबर ए में किया गया था। ठीक है, 21 से 22 जनवरी 2020 के मध्य देखिए 21 से 22 जनवरी 2020 के मध्य जो है प्रवासी भारतीय केंद्र नई दिल्ली में NIC टेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, और इसका उद्घाटन किया था रविशंकर प्रसाद ने, और इसको आयोजित किया गया था NIC यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। इस बार NIC टेक कॉन्क्लेव की मुख्य थीम थी टेक्नोलॉजीज फॉर द नेक्स्ट जेन गवर्नेंस, यानी कि अगली पीढ़ी के शासन के लिए प्रौद्योगिकी। ठीक है, याद रखिएगा NIC टेक कॉन्क्लेव की थीम और कब और कहाँ और आयोजित किया गया था और उद्घाटन किसने किया था? तो रविशंकर प्रसाद ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जायर मेसियस बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? ए ब्राज़ील, बी अर्जेंटीना, सी चिली या फिर डी मैक्सिको। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए के राष्ट्रपति हैं जायर मेसियस बोल्सोनारो, जो कि हमारे 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी रहे। देखिए इस समय क्या कहते हैं 71वें गणतंत्र दिवस परेड में जो है कुल 16 राज्यों और संघ क्षेत्रों की और साथ ही साथ 6 विविध मंत्रालयों और विभागों की कुल 26 झांकियां शामिल हुई थीं। और इस बार जो है पहली बार ऐसा हुआ कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अमर ज्योति जवान के स्थान पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अंतर क्या है अमर ज्योति जवान? तो अमर ज्योति जवान जो है वह 1971 के शहीदों की याद में बनाया गया था। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध के 1971 के शहीदों की याद में बनाया गया था अमर ज्योति जवान को। और जबकि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है यह जो है 1947 के बाद से लेकर के अब तक जितने भी भारतीय शहीद हुए हैं उनकी याद पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है। चलिए यहाँ बताइए, भारत किस देश से पोल्ट्री और डेयरी उत्पादों को आंशिक रूप से आयात करने के लिए सहमत हो गया है? ए USA, बी चीन, सी जापान या डी सऊदी अरब। चलिए,
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। भारत जो है यूएसए से आंशिक रूप से पोल्ट्री और डेयरी फर्मों को आयात करने के लिए सहमत हो गया है। हालांकि जो है भारत द्वारा जो है डेयरी उत्पादों पर आयात प्रतिबंधित ही रहेगा। देखिए, भारत जो है यह दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन भारत जो है गाय के दूध का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहला गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है यूएसए। ठीक है, देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार अमेरिका है और चीन पहला है। दूध के मामले में बात हो रही है। ठीक है, भारत और अमेरिका का व्यापारिक भागीदारों की बात हो रही है। ठीक है, और भारत अमेरिका का व्यापार भागीदार, भारत जो है अमेरिका के व्यापारिक भागीदारों में 9वें स्थान पर है। ठीक, फिलहाल जो है अमेरिका पहले स्थान पर हो गया और चीन दूसरे स्थान पर हो गया व्यापारिक भागीदार के मामले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने विदेश सेवा संस्थान के नाम में परिवर्तन किया। यह नया नाम किस पूर्व विदेश मंत्री के नाम पर रखा गया? ए प्रणब मुखर्जी, बी सुषमा स्वराज, सी नटवर सिंह या फिर डी जसवंत सिंह। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सुषमा स्वराज। ठीक है, तो देखिए भैया, विदेश सेवा संस्थान की स्थापना की गई थी वर्ष 1986 में विदेश मंत्रालय के अधीन। और हाल ही में जब, और इसका काम क्या रहता है विदेश सेवा संस्थान का, तो विदेश सेवा संस्थान जो है आईएफएस के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है और इसका यह जो है नई दिल्ली में है। ठीक, विदेश सेवा संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। और हाल ही में 13 फरवरी 2020 को सुषमा स्वराज जी की 68वीं जयंती के अवसर पर विदेश सेवा संस्थान का नाम बदल करके सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान कर दिया गया। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कितनी श्रेणियों में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 प्रदान किया है? ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। 7 श्रेणियों में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार को 14 जनवरी 2020 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री, ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और एमएसएमई उद्यम मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा प्रदान किया गया। देखिए, वे 7 श्रेणियां हैं। परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार दिया गया, परिचालन और रखरखाव में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार दिया गया, टोल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया, राजमार्ग सुरक्षा में पुरस्कार दिया गया, नवाचार, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और हरित राजमार्ग के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 जो है प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना जो है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी। और गडकरी जी ने इस अवसर पर कहा भी कि भारत द्वारा जो है वह 2019 में भारत में प्रतिदिन 29 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ। चलिए यहाँ बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र के नाम में परिवर्तन किया, यह नया नाम क्या है? ए अरुण जेटली प्रवासी केंद्र, बी सुषमा स्वराज भवन, सी प्रवासी भारतीय संस्थान या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुषमा स्वराज जी है विदेश मंत्री थी, इन्हीं के नाम पे विदेश सेवा संस्थान का नाम बदल करके सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान कर दिया गया और प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, प्रवासी भारतीय क्या कहते हैं, पहले नाम जो था प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम जो है, इसकी स्थापना की गई थी 2011 में नई दिल्ली में और इसका प्रमुख कार्य है भारतीय प्रवासियों से संबंधित सेमिनारों, गतिविधियों, कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का आयोजन करवाना। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2020 को भी मनाया जाता है इसी के माध्यम से। देखिए, हाल ही में 13 फरवरी 2020 को सुषमा स्वराज जी की 68वीं जयंती के अवसर पर प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके रख दिया गया, कहाँ गया? सुषमा स्वराज भवन। ठीक है, देखिए इस प्रवासी भारतीय केंद्र जो है विदेश मंत्रालय के अधीन रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो विदेश मंत्रालय ने ही उसके नाम के परिवर्तन की घोषणा भी कर दी। यहाँ बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि केंद्रीय सरकार ने कोयला खदानों की नीलामी को आसान बनाने के लिए किस अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की? ए खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020, बी खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2018, सी कोयला खदान विशेष प्रावधान अध्यादेश 2017 या फिर डी उपर्युक्त सभी। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020 को केंद्र सरकार द्वारा 8 जनवरी 2020 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी गई थी और इसके द्वारा जो है कोयला खदानों की नीलामी में नियमों को आसान बनाया गया था। ठीक, देखिए
इस अध्यादेश के माध्यम से खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया और साथ ही साथ सरकार ने जो है इस अध्यादेश के माध्यम से वर्ष 2023-24 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य भी रखा। हाल ही में जो है लोकसभा द्वारा इस अध्यादेश यानी कि खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020 को 6 मार्च 2020 को पारित कर दिया गया और 12 मार्च 2020 को राज्यसभा द्वारा भी इसे पारित कर दिया गया। ठीक है, पारित होने के बाद यह विधेयक कानून बन गया और इसका नाम हो गया खनिज पदार्थ कानून संशोधन विधेयक 2020, जिसको कि 12 मार्च 2020 को पारित किया गया। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पूछा जा रहा है कि 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में बहुविध विकास परियोजनाओं की शुरुआत की? ए. कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, बी. कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, सी. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या फिर डी. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। बताइए कौन सा पोर्ट ट्रस्ट जो है या बंदरगाह जो है वह अपना 150वां वर्षगांठ मनाया है, उसके द्वारा 150वां वर्षगांठ मनाया गया अपना। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है बहुविध परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भाई अपना जब यहाँ गया था तो भाई को कुछ कांड भी तो करना था। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने इसका नाम परिवर्तित कर दिया और इसका नाम कर दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। ठीक, चलिए तो देखिए यह आयोजन किया गया था 12 जनवरी 2020 को। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसके 150 वर्षों के उपलक्ष्य में एक पट्टिका का अनावरण किया गया था मूल पोर्ट, ठीक है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के मूल पोर्ट जेटी स्थल पर। ठीक है, मूल पोर्ट जेटी स्थल पर एक पट्टिका, यानी कि पट्टिका ऐसी होती है ना, ये जो आप देखते होंगे सड़कों के किनारे जो सांसद निधि वाली जो सड़कें होती हैं ज़्यादातर वहाँ आपको मिल जाएगी, ऐसी जो है पट्टिका मिल जाएगी और उसमें लिखा जाएगा, बड़ी बड़ी बातें लिखी रहेंगी कि इसका काम किसने किया, इसको किसने बनवाया, कितनी कितनी तारीख से बना, लागत कितनी लगी। तो ऐसी ही एक पट्टिका का अनावरण किया गया मूल पोर्ट जेटी स्थल पर। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया क्या, तो जो नेताजी सुभाष ड्राई डॉक जो कि 2015 से ही बंद था, ठीक है, 2015 से ही नेताजी सुभाष ड्राई डॉक को बंद कर दिया गया था, इसको जो है फिर से संचालन में लाने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के मध्य एक समझौता हुआ और यहाँ पर यानी कि नेताजी सुभाष ड्राई डॉक पर जो है जहाज़ों का मरम्मत किया जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल अस्पष्ट तरीके से लिखा गया है, इसको मत पढ़िएगा, मैं भी काफ़ी परेशान हो गया था इसको पढ़ते पढ़ते, अंत में मुझे गूगल बाबा का सहारा लेना पड़ा था। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है प्रधानमंत्री जी ने सुंदरबन की 200 आदिवासी छात्राओं के लिए कौशल विकास और प्रीति लता छात्रावास का भी उद्घाटन किया और इसके अलावा इन्होंने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के बर्थ नंबर 3 के मशीनीकरण और प्रस्तावित रियर फ्रंट विकास योजना को भी शुभारंभ किया। ठीक, नाम तो भाई अपना जाता है तो थोड़ा बहुत बदल तो देता ही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह ना हमारी राजनीतिक विडंबना है, ठीक है, नेहरू और शास्त्री एक, चलिए छोड़िए। यहाँ बताइए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत जल दक्षता सर्वे 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी कर्नाटक। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए 18 जनवरी 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है जल दक्षता सर्वेक्षण 2019 को जारी किया गया था और इसके माध्यम से राज्यों को रैंकिंग प्रदान की गई थी, जिसमें जो है गुजरात पहले स्थान पर आया। ठीक, गुजरात जो है जल दक्षता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर रहा, जबकि पिछले वर्ष जो है गुजरात जो है 7वें स्थान पर रहा। गुजरात का कुल स्कोर रहा जल दक्षता सर्वेक्षण में 80.51 का। निम्न स्थान पर रहा इस वर्ष दिल्ली, 41वें स्थान पर रहा जल दक्षता सर्वेक्षण में दिल्ली का स्थान अंतिम रहा। और विभागों की बात करें तो विभागों में सर्वे ऑफ इंडिया यह शीर्ष स्थान पर रहा और निम्नतम स्थान पर रहा CPCB यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। रैंकिंग का मापदंड क्या है जल दक्षता सर्वेक्षण का, तो इसका मापदंड है वित्त, डेटा डिजिटलीकरण, प्रशिक्षण, खरीद, विश्लेषणात्मक कार्य, वास्तविक समय डेटा अधिग्रहण प्रणाली और MIS को अद्यतन शामिल करना। ठीक है, यह सभी जो है आधार हैं जल दक्षता सर्वेक्षण के। हालांकि यह आपसे नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल भी, पहला और अंतिम स्थान पूछा जाएगा, विभागों में पहला और अंतिम स्थान पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको बताना है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है।
रैंकिंग का देखिए हमने इसके वारिस के बारे में बात की है, तो रैंकिंग का उद्देश्य भी यही था कि सभी राज्यों में जल संसाधन सूचना प्रणाली को बनाना, ठीक, वारिस बनाना सभी राज्यों में, वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा एरर कभी कभी आ जाता है आप में, हम में और मशीनों में भी। चलिए यहाँ पूछा जा रहा है कि शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ग्रामीण 2019 यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर आपसे हमेशा पूछेगा, ठीक है। तो असर 2019 भारत के कितने राज्यों व जिलों में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है? ए 24 राज्यों और 26 जिलों में, बी 26 राज्यों और 26 जिलों में, सी 27 राज्यों और 27 जिलों में, या फिर डी 28 राज्यों के 28 जिलों में। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। असर रिपोर्ट 2019 को जो है 24 राज्यों के 26 जिलों के आधार पर बनाया गया। इस रिपोर्ट को जो है एक एनजीओ है प्रथम, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। एक गैर व्यावसायिक एनजीओ है, गैर व्यावसायिक संस्था या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम प्रथम है, उसके द्वारा इसको तैयार करवाया जाता है। प्रथम का मुख्यालय जो है यह मुंबई में स्थित है और असर रिपोर्ट की शुरुआत हुई थी 2005 में। असर का काम क्या है? तो देखिए असर जो है यह एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक राज्य और ग्रामीण जिलों के बच्चों को स्कूली शिक्षा की स्कूली शिक्षा की स्थिति और बुनियादी शिक्षा के स्तर पर विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करना, यह असर का उद्देश्य है, ठीक। अब चलिए अब इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए असर 2019 का प्रकाशन हुआ था 14 जनवरी 2020 को और इसमें जो आयु वर्ग शामिल किया गया था वैश्विक स्तर पर वह था 0 से 8 वर्ष का आयु वर्ग। और वैश्विक स्तर पर देखिए 0 से 8 वर्ष के आयु वर्ग में मानव मस्तिष्क के विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इसीलिए इस वर्ष जो है इस रिपोर्ट में असर द्वारा 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया था और कुल जो बच्चे शामिल थे उनकी संख्या थी 36,930 बच्चे। यह बच्चे जो है 30,442 घरों के यह बच्चे जो है 1514 गाँव के 30,425 घरों से थे और यह जो है भारत के 24 राज्यों के 26 जिलों के 1514 गाँवों के 30,425 घरों के 4 से 8 वर्ष आयु वर्ग के 36,903 बच्चों को शामिल करके बनाया गया था। हालांकि ऐसा कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस खाली राज्य पूछा जाएगा, जिला पूछा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे गांव पूछ लिया जाएगा। और उसके अलावा यहाँ से पूछा जाएगा इस स्टेटमेंट से कि किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 4 से 8 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है, ठीक है। रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल क्या किया गया था? तो यह असर रिपोर्ट में देखिए बच्चों के पूर्व प्राथमिक यानी कि आंगनबाड़ी या फिर जो बाल विद्यालय होते हैं उनको शामिल किया गया था और प्राथमिक विद्यालय में उनका नामांकन और कुछ महत्वपूर्ण विकासात्मक संकेतक जैसे कि संज्ञानात्मक विकास, प्रारंभिक भाषा, गणित, सामाजिक और भावनात्मक विकास को आधार बना करके जानकारियाँ एकत्रित की गई थी असर 2019 में, ठीक। और नामांकन में देखिए 4 से 8 वर्ष के बच्चों के नामांकन की बात करें तो 4 से 8 वर्ष के बच्चों में नामांकन का स्तर 90% से अधिक है। तो बाद में ये लोग चले कहाँ जाते हैं? सरकार को कुछ ऐसे प्रावधान, कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग जो है ना मेंस का ना तो डिस्कशन कर रहे हैं और ना ही कोई राजनीतिक बात कर रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों से बाइकाट किया जाना चाहिए। चलिए पूछा जा रहा है यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C नहीं I4C है, ठीक है, I4C मत पढ़िए कभी भी इसको। तो बताइए I4C का उद्घाटन किया। यह सेंटर स्थित है ए नई दिल्ली, बी नोएडा, सी चंडीगढ़ या फिर डी गुरुग्राम। चलिए देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। I4C का मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसका उद्घाटन जो है 10 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया नई दिल्ली में और इसका उद्देश्य है साइबर क्राइम के विरुद्ध एक नोडल केंद्र बनाना, ठीक है। इस सेंटर का जब नोडल केंद्र बन रहा है तो जाहिर सी बात है इसके घटक भी होंगे। तो इस सेंटर के 7 घटक हैं। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट्स एनालिटिक्स यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, प्लेटफॉर्म फॉर ज्वाइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम, नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट और 7वां नेशनल साइबर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर। इन सभी का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखें कि
कि जो I4C है वह नोडल केंद्र के रूप में काम करेगा और इसके 7 अन्य घटक भी होंगे, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया जा रहा है और यह 10 जनवरी 2020 को इसका उद्घाटन किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। ठीक, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ए हरियाणा, बी केरल, सी कर्नाटक या डी उत्तर प्रदेश। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए इस सूचकांक को जो है 10 जनवरी 2020 को केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजकुमार सिंह के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट को जो है अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी यानी कि AEEE के सहयोग से BEE यानी कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट में जो है कुल 36 राज्य और संघ शासित प्रदेश शामिल थे और रिपोर्ट को बनाने का आधार जो था वह 97 संकेतकों के आधार पर इस रिपोर्ट को बनाया गया था। इस रिपोर्ट को 97 संकेतकों के आधार पर जब बनाया गया तो इसके जो है 4 वर्गीकरण भी किए गए या 4 श्रेणियां भी इस रिपोर्ट के माध्यम से राज्यों की 4 श्रेणियां बनाई गई, जिनके माध्यम से जिनमें फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर और एस्पिरेंट थे शामिल। ठीक, 4 श्रेणियां कौन कौन सी थी? तो फ्रंट रनर की थी, अचीवर की थी, कंटेंडर और एस्पिरेंट की थी, जिनमें जो है अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान हरियाणा का रहा, उसके बाद केरल और फिर कर्नाटक का स्थान रहा अचीवर्स की श्रेणी में। फ्रंट रनर में कोई भी राज्य शामिल नहीं था। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश नहीं रहता है, तो इतना आपको डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। ठीक है, बस पहला जानते रहिए कि अचीवर में शीर्ष श्रेणी किसको मिला, तो यह मिला हरियाणा को। यहाँ बताइए, उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने इको सेंसिटिव जोन, ठीक है, ESZ के लिए कितने क्षेत्र को मंजूरी दी है? ए 377 वर्ग किलोमीटर, बी 392 वर्ग किलोमीटर, सी 412 वर्ग किलोमीटर या फिर डी 480 वर्ग किलोमीटर। चलिए, तो यह मंजूरी दी गई 377 वर्ग किलोमीटर के लिए। तो ESZ है क्या, यह जान लीजिए। देखिए ESZ जो है एक शॉक एरिया की तरह काम करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि यह एक शॉक एरिया है। ठीक है, होता क्या है ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि यह काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है किसी वन क्षेत्र का, यह बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है और इसके बाद यह लेज़र प्रोटेक्टेड एरिया है, तो इस बीच के क्षेत्र को ESZ के रूप में विकसित किया जाता है। ठीक है, यानी कि संक्रमण का जो क्षेत्र होता है हाई प्रोटेक्टेड एरिया और लेज़र प्रोटेक्टेड एरिया के बीच का, उसको हम बोलते हैं ESZ, इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन। इसमें जो है यहाँ के पशु भी आते जाते हैं और यहाँ से भी कुछ लोग हो सकता है या कुछ लोगों को अनुमति होती है जाने के लिए, जैसे वैज्ञानिकों वगैरह को हो गया, रिसर्च बेसिस के लिए हो गया, इनको जो है परमिशन रहती है, आप आइए जाइए। पशु जो है जिनका मुख्य आवास यहाँ है या जंगल से इतनी दूर आने के बाद ज़रूर से ज़रूर यहाँ से वापस लौट जाएंगे, ऐसी जो है ESZ को बनाने की मान्यता रहती है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है 12 फरवरी 2020 को जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए ESZ बनाने की घोषणा की गई और 377 वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्र बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है पर्यावरण एवं जीव जंतुओं के लिए संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। यह नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आपको पता है। चलिए आपके लिए प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा द्वारा सर्वप्रथम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना या फिर डी आंध्र प्रदेश। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केरल सरकार की या केरल विधानसभा के द्वारा 31 दिसंबर 2019 को CEA के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया गया। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया था, 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था केरल में। ठीक है, केरल की विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था सिर्फ और सिर्फ CEA के विरुद्ध प्रस्ताव को पारित करने के लिए। ठीक है, देखिए आरोप यह लगाया गया था कि CEA जो है वह संविधान के मूल मूल्यों तथा सिद्धांतों का खंडन कर रहा है और इसके साथ साथ यह भी जानते रहे कि केरल जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य भी है। हालांकि आपको बताया गया है NIA के संदर्भ में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है 131 के अंतर्गत चुनौती देने वाला केंद्र को, और CEA के अंतर्गत केरल है पहला राज्य। ठीक है, दोनों के बारे में आपको बताया गया है बहुत अच्छे से। चलिए यहाँ बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि जनवरी 2020 में
नई दिल्ली में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नॉलेज हब का उद्घाटन किसने किया? ए पीयूष गोयल, बी निर्मला सीतारमण, सी राजनाथ सिंह या फिर डी अमित शाह। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो है नॉलेज हब का उद्घाटन 6 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया। ठीक है, किसका उद्घाटन? नॉलेज हब का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और इसका किया क्या जाएगा? तो देखिए, इस नॉलेज हब का मुख्यतः उद्देश्य क्या है? तो इसके माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारा लेते हुए आर्थिक गतिविधियों के विषय में सीखने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले भाई लोग, चलिए भाई लोगों को हटा देने के बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H9N2 वायरस के संक्रमण का पहला मामला भारत के निम्न में से किस राज्य में आया? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल या फिर डी महाराष्ट्र। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए H9N2 वायरस जो है एक प्रकार का एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो कि वायरस ए का एक दुर्लभ उप प्रकार है। ठीक है, इससे जो है प्राणी और पक्षी दोनों ही प्रभावित होते हैं। और सबसे पहले यह देखा गया था अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्कॉन्सिन में टर्की फ्लोरेक्स पक्षियों में। ठीक है, टर्की फ्लोरेक्स पक्षियों में देखा गया था वर्ष 1966 में। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में यह क्यों चर्चा में बना हुआ है? तो इस वायरस की उपस्थिति जो है कहाँ कहाँ रहती है, किस में रहती है, यह भी जानिए। तो इस वायरस यानी कि H9N2 या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की उपस्थिति जो है जंगली चिड़ियों और जो स्थानिक मुर्गियाँ होती है ना, जो लोकल मुर्गियाँ होती है, छोटी छोटी जो मुर्गियाँ होती है जो टहलती रहती हैं, उनमें जो है इस प्रकार का वायरस मिलता है। ठीक है, इस वायरस के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई थी नेशनल राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा, और इसको पब्लिश भी किया गया था US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के जनरल इमर्जिंग इन्फेक्शन डिजीज़ में। ठीक है, इसको जानना जरूरी नहीं है। ठीक, यह स्टेटमेंट मत याद रखिएगा। देखिए, इसको भी मत जानिए। ठीक है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे के वैज्ञानिकों ने फरवरी 2020 में भारत में H9N2 वायरस की पहचान की। देखिए, वायरस की पहचान जो है NIC पुणे के द्वारा ही की जाती है, NIV पुणे के द्वारा ही की जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के द्वारा ही की जाती है। यहीं पर सर्च किया जाता है वायरस से संबंधित सभी चीज़ों को। देखिए, H9N2 का वायरस पहला मामला तो आपको बता ही दिया गया कि यह टर्की फ्लोक्स पक्षियों में वर्ष 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्कोसिन शहर में देखा गया। और महाराष्ट्र राज्य में हाल ही में जो है एक 17 वर्षीय बालक में H9N2 वायरस का पहला मामला देखा गया। मनुष्यों में संक्रमण का पहला मामला H9N2 वायरस का आया था हांगकांग में वर्ष 1998 में। जाहिर सी बात है भाई साहब ने जो है किसी न किसी पक्षी को साफ तो किया था। ठीक है, चलिए इसके लक्षणों की बात कर लें तो सामान्यतः जो है इसमें बुखार, खांसी, श्वसन क्रिया में बाधा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती। देखिए, इस वायरस से अगर अन्य देशों की बात करें, प्रभावित कौन कौन से अन्य देश हुए, तो हांगकांग और अमेरिका तो देख ही चुके हैं। इसके अलावा चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र आदि देश भी H9N2 वायरस से एक बार प्रभावित जरूर हुए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लक्षण ध्यान रखिए और किस वायरस का उप प्रकार है, यानी कि वायरस ए का जो उप प्रकार है यह ध्यान रखिए। और इसके अलावा पहली बार कब मिला था और भारत में किस जगह पर मिला, बस इतना आपको उसके बारे में याद रखना है। ठीक है, और टर्की फ्लोक्स पक्षियों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, जब पहला मामला याद रखेंगे तो यह आपको याद हो ही जाएगा। यहाँ बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? ए रावी, बी झेलम, सी चिनाब या फिर डी सिंधु। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है यह चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर भर में नहीं, जम्मू के रियासी ज़िले में बनाया जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पर, जिसकी ऊंचाई होगी, बताइए कितनी ऊंचाई होगी? देखिए कहाँ पर दिख रहा है ना भाई सब कुछ, तो देखिए इसकी ऊंचाई होगी 200, कहाँ गया 275 कह रहा हूँ। इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर होगी। इसके पहले जो है यानी कि वर्तमान में जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है वह चीन का बेइपेन नदी पर बना हुआ सुईबाई रेलवे पुल है, जिसकी ऊंचाई है 275 मीटर। देखिए, यह रेलवे पुल जो है कटरा के बक्कल को श्रीनगर के कौरी से जोड़ेगा और इस पुल को पूरी होने की परियोजना इस पुल को पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है दिसंबर 2021 तक। इस पुल का शिलान्यास वर्ष 1997 में किया गया था और 2002 में इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दी गई थी। पुल का नाम फिलहाल कुछ ऐसा डिसाइड नहीं है,
तो इसका नाम नदी के नाम पर ही चिनाब पुल रख दिया गया है। ठीक है, तो इस पुल का निर्माण जो है भारतीय रेलवे के द्वारा किया जा रहा है और कुल लंबाई पुल की 103 कह रहा हूँ 1.3 किलोमीटर की है। ठीक है, ऊंचाई याद रखिए, कब इसको शिलान्यास किया गया था यह याद रखिए, कहाँ से कहाँ किसे जोड़ रहा है। और दूसरा सबसे ऊंचा पुल वर्तमान में कौन विश्व का सबसे ऊंचा पुल है, यह नाम ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता के पात्र प्रवासियों को शॉर्ट लिस्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला पहला राज्य है। ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी गुजरात या फिर डी कर्नाटक। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से अपने नागरिकों को शॉर्टलिस्ट किया जाने लगा है। ठीक है, नागरिकता अधिनियम में आपको पता ही है कि 6 धार्मिक समुदायों के आधार पर नागरिकता अधिनियम 2019 पारित किया गया है और वे 6 धार्मिक समुदाय हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई। ठीक है, इन सभी समुदायों से यह कहा गया कि आप अपने अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत कीजिए कि आप जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक प्रवासित लोग हैं। ठीक है, और आप जो है धार्मिक आधारों पर यहाँ पर आकर के रह रहे हैं। बाकी तो आपको नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में डिटेल से बताया गया है। ठीक है, चलिए शॉर्ट लिस्ट करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन आधारों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के आधार पर। यहाँ बताइए हाल ही में किस राज्य द्वारा वैश्विक स्तर पर जो कुटुंबी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा या फिर डी मेघालय। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। ठीक है, मिजोरम द्वारा जो है जो कुटुंबी महोत्सव का आयोजन जो है वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है और इसकी शुरुआत की गई थी 9 से 11 जनवरी 2020 के मध्य। सबसे पहला स्थल था जहां पर इसका आयोजन किया गया जो कुटुंबी महोत्सव का वांगमुन त्रिपुरा। ठीक है, जो कि मीजो जनजाति बहुल क्षेत्र है। देखिए इसका उद्देश्य जो है मीजो की विभिन्न जनजातियों को एकजुट करना है और यह जो है भारत और विश्व के विभिन्न शहरों में जहां भी मीजो की जनसंख्या है वहां पर इस महोत्सव को आयोजित करवाया जा रहा है मिजोरम सरकार के द्वारा या फिर मिजोरम के द्वारा। ठीक है, मीजो बाहुल्य क्षेत्रों की अगर भारत में बात करें तो मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम जो है यह मीजो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 6 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति यानी कि हाई लेवल कमेटी ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि NDRF नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से कितने राज्यों को 5,908 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी। ए 7 राज्यों को, बी 9 राज्यों को, डी 10 राज्यों को या फिर डी 12 राज्यों को। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 7 राज्यों को NDRF के तहत मंजूरी दी गई केंद्रीय अमित शाह की अध्यक्षता वाली HLC के द्वारा यानी कि हाई लेवल कमेटी के द्वारा। देखिए यह मंजूरी दी गई 6 जनवरी 2020 को। इसको उद्देश्य इस राहत कोष को देने का उद्देश्य यह था कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून 2019 के दौरान विभिन्न आपदाएं आई, जैसे बाढ़ आया, कहीं कहीं भूस्खलन हुआ तो कहीं बादल फट गया, तो इन सबसे राहत प्रदान करने के लिए इस कोष से केंद्र द्वारा अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई। कोष पाने वाले 7 राज्य प्रमुख रूप से कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा रहे। ठीक है, पूर्वोत्तर का एक राज्य त्रिपुरा था, जान लीजिए, और अपना उत्तर प्रदेश भी यहाँ पर था लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों की श्रेणी में। चलिए सबसे अंतिम प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं अपने इस लेक्चर का और राष्ट्रीय परिदृश्य के करंट अफेयर्स का। इसके बाद जो है हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर से। तो चलिए यहाँ पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2019 में भारत ने सोलर पार्कों में वित्त पोषण के लिए क्यूबा को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है। ए किया नहीं, दिया होना चाहिए यहाँ पर। ए 50 मिलियन डॉलर, बी 75 मिलियन डॉलर, सी 100 मिलियन डॉलर या फिर डी 200 मिलियन डॉलर। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी का विस्तार किया गया है क्यूबा में सोलर पार्कों के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार के एक्सिम बैंक के द्वारा। ठीक है, यह लोन जो है या फिर यह क्रेडिट लाइन एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक EXIM एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। अगर रुपए में बात करें तो 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल मूल्य होता है 500 करोड़ रुपए। 500 करोड़ रुपए के क्रेडिट लाइन विस्तार को अपनी मंजूरी दे दी गई है भारत सरकार के द्वारा 12 दिसंबर 2019 को। और
यह जो है एग्जिम बैंक और बैंक ऑफ एक्सटीरियर डी क्यूबा के बीच सहयोग के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, एग्जिम बैंक इसको देगा और यहाँ इसके माध्यम से अन्य क्षेत्रों में लोन, अन्य लोगों को लोन दे करके इस सोलर पार्क को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जिम बैंक और बैंक एक्सटीरियर के बीच ये जो समझौता हुआ था वह हुआ था 16 जुलाई 2019 को। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से या फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से। चलिए, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए।